नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट और उसके साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँगा। उससे पहले बहुत-बहुत बधाई है सबको क्योंकि कल के दिन चंद्रयान 3 ने लॉ परफेक्टली लैंडिंग किया। तो इसके लिए एक इंडियन होने के नाते मुझे तो बहुत गर्व है। अगर आपका भी गर्व हुआ तो प्लीज़ मुझे लव इंडिया लिखकर ज़रूर कमेंट्स करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा कंपनीज है। सबसे पहले जो कंपनीज के बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स हर किसी के अभी चर्चे में है। हर किसी इस कंपनीज के ऊपर चर्चा कर रहा है क्योंकि इस चर्चे करने के पीछे कारण भी आप समझिए। देखिए ऑटो सेक्टर एटलीस्ट 5 साल मतलब 5 साल तक ऑटो इंडस्ट्रीज कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा था और लगातार लगातार वो गिर रहा था। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो महिंद्रा हो। महिंद्रा में उतना खास गिरावट नहीं हुआ, फिर भी देखा जाए तो मारुति भी हो और अशोक लेलैंड हो, आइशर मोटर, तो जितनी सारे ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है, सारी कंपनीज का हालत खराब हुआ था और टू व्हीलर्स का तो अ, मतलब बात ही ना बोलूं तो अच्छा है। हर कोई टू व्हीलर्स के ऊपर करेक्शन देखने को मिला था, सिर्फ टीवीएस मोटर को छोड़कर। तो इस कंपनी के ऊपर अभी हर व्यक्ति का, हर इन्वेस्टर के फोकस है। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस के पास 15% होल्डिंग्स था। वो धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ाकर कर दिया है 17%। डीएस के पास 13% होल्डिंग था। वो धीरे धीरे करके बढ़ा के कर दिया 17%। और प्रोमोटर के पास 24% होल्डिंग था। वो बढ़ाकर कर दिया 46%। मगर गलती कौन कर लिया? गलती कर लिया पब्लिक ने। पब्लिक ने 10% होल्डिंग को बेच दिया। 28% का होल्डिंग्स था, वो होल्डिंग्स को बेचकर कर दिया 18%। तो एक बात को समझिए, पब्लिक कब गलती करते हैं? देखिए हम लोग रिटेल पब्लिक है, हम भी रिटेल इन पब्लिक है और आप भी रिटेल पब्लिक है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि हम लोगों को हमेशा इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना चाहिए। जब इंस्टीट्यूशन की तरह सोचेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग को जब इन मतलब बने रहना चाहिए था, तब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, और जब हम लोगों को बाई करना था, तब हम लोग बाई नहीं किए। तो यही हम लोगों को बड़ा गलती है। देखिए जब मैं एक्चुअली जब वीडियो बना रहा हूँ, तब इसका प्राइस एटलीस्ट 100 के आसपास था। तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा होल्डिंग अराउंड 73 से 75 रुपीज़ के आसपास है। मैं एकदम लोअर साइड में ही इसको एंट्री लिया हूँ और तब से लेकर मैं आज तक होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं टारगेट रखा हूँ 1100 तक। इस लेवल तक मेरा टारगेट है। जब इस लेवल तक जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ डिसीजन मैं ज़रूर लूँगा। फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूअसली जर्नी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो एक चीज़ ध्यान देना कि म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूअसली बाय किया। लास्ट कुछ मंथ्स में कुछ सेल ऑफ भी किया गया। अभी सेल क्यों किया गया और इस लास्ट 3 मंथ में सेल क्यों किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज समझिए, जो बाइंग का परसेंटेज था वो ज्यादा था, सेलिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो इस दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक मतलब जो डाउन साइड ट्रेंड, सॉरी अप साइड जो ट्रेंड था, एक जगह पे आकर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ मतलब थोड़ा सा करेक्शन होगा। अगर फिर से बायर एक्टिव हो जाएगा तो फिर से वो ऊपर जाएगा। तो ये नेचर है, इस तरीके से ही स्टॉक मार्केट काम करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्या सही में वो कंपनी आपको कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैं पहले भी आपको मेंशन किया था। यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया था और इस ट्रेड को टारगेट था 600 तक। और नेक्स्ट जो ट्रेड एंट्री मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा एंट्री है। और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, पहले तो होल्डिंग्स के लिए बहुत नीचे से होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे मैंने जो एंट्री लिया उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है, फिर भी मैंने एंट्री क्यों लिया मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एंट्री लेने का जो मेन मकसद है वो यहाँ पे कफ, सॉरी, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। तो इस बेसिस में जो यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है, जो मतलब हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का जो टारगेट निकल कर आ रहा है, वो करीबन करीबन 1100 रुपीज के आसपास, 1138 रुपीज के आसपास। वो एटलीस्ट 89% का टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो मैं इस तरीके से टारगेट को लेकर चला हूँ। बाकी आप अलग से एनालिसिस किया है तो उस बेसिस में जरूर काम करिए। मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन और टिप्स देने का काम नहीं है। मेरा काम है आपको सारी चीज दिखाने का और समझाने का। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बन रहा है, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको एक्चुअली कैम्स नाम से जाना जाता है। देखिए कैम्स आप सभी जानते हैं, कैम्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों है? क्योंकि देखिए कैम्स जो है वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है।
म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी मतलब देखिए, जब मतलब आज इंडिया में ऑल ओवर देखें तो 2.5 से 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और जहाँ पे अमेरिकाज़ में 55% लोग निवेश करते हैं। तो इतनी बड़ी जो डिफरेंट है अमेरिका से, तो वो डिफरेंट क्यों क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिकली अमेरिका बहुत स्ट्रांग है और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, और उसका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। चाइना भी उसको टक्कर देने के लिए चाइना को भी डबल करना पड़ेगा खुद का जीडीपी। तो सोचिए इतना बड़ा जीडीपी लेकर चल रहा है यूएस, तो वहाँ पे लोगों का पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आज इंडिया की इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होगा, रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो लोग चाहेंगे कि चलो मेरा पैसा अगर 12, 13, 15% के हिसाब से भी एवरेजली रिटर्न मिले तो भी बहुत बढ़िया है, एफडी से दोगुना ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल जाएगा। तो वो म्यूचुअल फंड चूज करेंगे, तो म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी है वो डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा? कैम्प्स को मिलेगा। तो आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं वो उस कंपनी के बारे में पहले जान लीजिए वो काम क्या करता है। अगर काम ही पता नहीं तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं तो बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि आरओसी आरओई बेस्ड है, और पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। कंपनी अच्छा है तो पी रेशियो देखकर कुछ फायदा नहीं। एनुअली इनकम अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिला। डेप्ट के बारे में बात करो तो डेप्ट डेटोस जो डे है 9.87 के रुपीस आसपास। और कंपनीज के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे, सेल्स का भी ग्रोथ हुआ, और एक्सपेंस का भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। और प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, सेल्स भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ रहा है, तो कंपनी का तो ग्रोथ होगा ही। क्योंकि कंपनी के जो 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 2 पॉइंट्स क्या है? कंपनी का जो मतलब आप देखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो है कर्जा। यहाँ पे कोई भी डेब्ट आपको नहीं दिखेगा। उल्टा कंपनी ने डिविडेंड पे आउट में कंपनी इस बार 185 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। तो डिविडेंड अच्छा खासा पे आउट किया, और डिविडेंड पे आउट के बाद कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कंपनी से मिला। साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए तो फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है वो ना के बराबर है, 17 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है। तो कंपनीज की एसेट कितना है? अगर फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूँ तो कुछ कंपनी इस बार 37 करोड़ के आसपास एसेट परचेज किया, जो पिछली बार था 60 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आप देखिए, इसको एक अलग मतलब नज़र से देखिए, तभी आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा। और रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो एज ए इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ में सेल ऑफ किया था। जैसे फरवरी मंथ में अच्छा खासा सेल किया, मार्च में छोटा मोटा सेल किया, अप्रैल में बाई किया, मई मंथ में सेल, जून मंथ में सेल, और जुलाई मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। तो ओवरऑल इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बना, तो यहाँ पे देखिए एक शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम मतलब हेड जब बनते हैं और वो भी रिवर्सल, तो एक प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे, एक स्ट्रेंथ होता है, जिस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे शानदार सा मोमेंटम भी चालू हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटी लेवल मेरे इस लेवल में बना, और मेरा टारगेट है यहाँ तक, जो टारगेट मिलेगा 14% के आसपास। तो टारगेट होगा 2675 के आसपास। तो 2676 सॉरी 2676 नहीं, एटलीस्ट टारगेट जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, हाँ 2690 के आसपास यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अ, मतलब बाई करके वेट कर रहा हूँ, जब टारगेट मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। ठीक है, आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो चर्चा हर दिशा में हो रहा था इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मिला, और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं मिला। कंपनी को वंदे भारत जैसे बड़े ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला, और ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी को जो मिला है वो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि 200 ट्रेन का ऑर्डर इस कंपनी को मिला, और रसिया के एक कंपनी के साथ इसने कोलैबोरेट किया, और उसके साथ कंपनी वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिला तो कंपनी तो ग्रोथ होगा ही। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इस बार हाईएस्ट कर्जा ले लिया। कंपनी देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, सॉरी लास्ट कुछ कुछ ईयर्स में अच्छा खासा कंपनी कर्जा लेते जा रहा है,
और इस कर्जा लेने के पीछे यही कारण है कि कंपनी का जो ट्रेड है, आप वो देखेंगे तो कंपनी ने इस बार 950 लास्ट कुछ मतलब ईयर्स में अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव किया। तो ट्रेड अच्छा रिसीव हुआ और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ने कर्जा इसी की वजह से लिया गया क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और दूसरी बात, कंपनीज ने जो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर्स देखिए, प्रोमोटर के पास एफआईएस ने कुछ होल्डिंग्स नहीं करके रखे थे, डीएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग्स था और दोनों ने क्या किया, होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, 3% 5% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज किया। और पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास 18.5% के आसपास होल्डिंग्स है। एक 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 प्लस पॉइंट बनता है, एक स्ट्रेंथ बनता है इस कंपनी के ऊपर। तो चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी बढ़ते जा रहा है। और इस कंपनी के डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो एक चीज आप देखेंगे तो लास्ट कुछ डेज में, जैसे लास्ट कुछ डेज में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक डिलीवरी देखने को मिला है। तो डिलीवरी में उतना खासियत नहीं है, 35 to 40% के आसपास ही डिलीवरी यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी के ऊपर बड़ा धमाका जैसे डिलीवरी देखने को नहीं मिला है, छोटा छोटा करके बाइंग किया जा रहा है। और इस बाइंग के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स आपके सामने शेयर किया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक। तो छोटा सा मुझे टारगेट मिला और उसके बाद मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो रेंज बना, ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। इस सपोर्ट को वो देखिए ब्रेक नहीं कर पाया, बार बार यहाँ पे आया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर लेके गया, फिर से आया, फिर से वो ऊपर लेके जाएगा। इसका मतलब इस रेंज को वो बार बार एक टेस्टिंग के हिसाब से देख रहा है कि इस जो ये जो रेंज बन रहा है, मेरे हिसाब से इस रेंज को बार बार टेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट होगा। वो पैटर्न क्या है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होगा तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, कोई भी मौका अभी तक नहीं बना, जब मौका बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल्स जो इंटरमीडिएट सेक्टर है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस चलाते हैं। तो कंपनी ने अच्छा खासा काम करने के बाद, अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद धमाका रिटर्न दिया। 50 से कंपनी चला गया था कितना, 1600 तक। 50 से 1600 तक, मतलब सोचिए कंपनी 16 टाइम से भी ज्यादा, 16 to 17 टाइम से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। और इसलिए बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले बोनस भी दिया था। हर 5 शेयर में कंपनी 9 शेयर बोनस के हिसाब से दिया था। इस बार कंपनी स्प्लिट भी देने वाले है और स्प्लिट का फेस वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया से बन जाएगा 5 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी को 2 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।